हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट यूजीसी नेट 2022 में जो भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आया था उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें अराउंड हम 25 क्वेश्चन लेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में अगले कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है, देखो कि एक हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम ग्रोथ कब थी, उससे ज़्यादा कब थी, उसके ज़्यादा कब थी। तो इस ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि 2014 के बाद ऑलमोस्ट जो है हमारे 2 फेस आते हैं ग्रोथ रेट के। तो 2014 टू 2016-17 ऑलमोस्ट यहाँ तक थोड़ा ग्रोथ रेट हाई था। फिर डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट हुए, उससे ग्रोथ रेट हमारा और कम हो गया। देन जब कोविड आया तो हमारा ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट नेगेटिव चला गया। तो इसमें से आपको सीधी क्लियरली समझ आ रहा है कि आप जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। 2014-15 में देखेंगे तो आप अराउंड 8% हमारा ग्रोथ रेट था। ओके, देन हमारा ग्रोथ रेट कम होता गया। तो इसमें देखो, आप इसमें देख सकते हैं आप कि हमारा आंसर सी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि नीचे से चलना है आपको, कि देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2019-20 आ रहा है। इसका मतलब ग्रोथ रेट यहाँ कम होगा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे, और दूसरा कोविड-19 भी ऑलमोस्ट शुरू होने वाला था। तो इस फेज़ में हमारा ग्रोथ रेट सबसे कम था, देन हमारे पास कौन आता है, डी आता है। देखो बिल्कुल हम एक ईयर पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हमारा क्या जाता है, ये आ जाता है 2018-19, फिर 2017-18। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2016-17 में ग्रोथ रेट अच्छा था और 2015-16 में थोड़ा कम था। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ है। 2016-17 में थोड़ा ग्रोथ रेट हाई था जब गवर्नमेंट थोड़ी स्टेबलाइज हो गई। ओके, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सीधे जाके इंटरनेट में या डाटा चेक कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी है। ओके, अब ये आ गया, इररेलेवेंस ऑफ मनी फॉर अ रियल वेरिएबल इन द क्लासिकल सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मनी न्यूट्रलिटी। क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर है बी। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, मनी न्यूट्रलिटी क्या होती है, रियल वेरिएबल क्या होते हैं? रियल वेरिएबल्स हो गए हमारा रियल आउटपुट में यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये रियल हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो क्लासिकल के एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है। मैं जैसे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई डाल देता हूँ। ओके, ये मैं डिमांड डाल देता हूँ। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, ये प्राइस लेवल कर देता हूँ, ये आ गया। तो क्लासिकल बोलते हैं कि इकोनॉमी ऑलवेज क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है। तो अगर किसी तरह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो राइट वर्ड ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हमारा प्राइस लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ रहा है पर रियल आउटपुट जो है, आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ रहा है। नॉमिनल टर्म में हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा। अगर प्राइस में इंक्रीज हो जाता है तो नॉमिनल जीडीपी हमारा अपने आप ही बढ़ जाएगा। ओके, तो और रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, जीडीपी। तो क्लासिकल का बोलना है कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को किसी तरह से भी यूज करते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने में, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और ये पूरी तरह से किसमें, प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो नॉमिनल वेरिएबल्स में ही चेंज आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी न्यूट्रलिटी बोलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये क्लासिकल के बारे में मैंने पहले आपको बताया हुआ है लास्ट डिस्कशंस में या वीडियोस में। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बैग कंटेन्स 20 टिकट्स मार्क विद नंबर 1 to 20। देखो 20 टिकट है, उसमें 1 से 20 तक नंबर दिए गए हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट को आप ड्रॉ करते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2, 5 का मल्टीपल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास कितने टिकट है,
ये 20 टिकट आ गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 और 5 के मल्टीपल की, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो 2 के मल्टीपल क्या आ गए, 2 का मल्टीपल 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, फिर उसके बाद 16 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, उसके बाद 20 आ गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पूरे टोटल कितने हो गए, ये 9 हो गए। अब 5 का देखते हैं, तो 5 का क्या आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया। तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो ये 9 + 3 कितना हो गया आपके पास, ये 12 हो गया। तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे कि पूरे कितनी टिकट है और कितने आने के चांसेस ये कह रहा है। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 2 से कर देंगे तो यह 6 आ गया, ये 10 आ गया। तो इसको इससे आप करेंगे तो यह आ जाएगा 0.6, प्रोबेबिलिटी 0.6 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6 हमारा कहाँ है, सी पे आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने सी कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 2 का मल्टीपल निकाले, 2 का मल्टीपल निकाले, फिर हमें 5 के निकाले, 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, ठीक है। उसी तरह 2 का किया, 2 to the 4, 2 3 the 6, ये मैंने ये करके सारे मल्टीपल लिए हैं इसके, 2 के और 5 के। तो ये हमारे पास टोटल 12 आ गए। तो 12 को हमने किससे, 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो ये बिल्कुल ही करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसको देख सकते हैं आप कि इसमें ज़्यादा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आंसर इसका सी है। देखो इसमें क्या बता रहा है, पहले में तो बता रहा है कि हमारा कोविड के टाइम में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सही से परफॉर्म कर रहा था। देखो क्या होता है, कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया था, इंडिया में नहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी आ गया था। तो इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। तो ये हमारे बी स्टेटमेंट कह रहा है कि ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, अभी इसका रेलेवेंस नहीं है। देखो अब ये आ गया हमारे पास, ये देखो ये हमें लिस्ट मैच करनी है यहाँ पे। तो देखो क्या है, आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ये किसका है, ये हैरिस टोडारो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ओके। आर्थर लेविस का आपको पता ही है कि उन्होंने क्या दिया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई, ठीक है। और ये प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव अकाउजेशन ये हमारा गुनार मंडल ने दिया हुआ था, ठीक है। और ये डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और प्राइमरी कमोडिटी ये हमारा रोल प्रेविस ने दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास बी आ रहा है। तो इसमें ए का किसके साथ मैच हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है। देखो बी का किसके साथ मैच हो रहा है, ये 1 के साथ हो रहा है, सी का 2 के साथ हो रहा है और डी का 3 के साथ हो रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहले रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या बता रहा है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है तो क्या हो गया, रूरल से जो है लेबर क्या करती है, ये लेबर कहाँ माइग्रेट करती है, अर्बन एरिया में माइग्रेट करेगी। तो यहाँ पे कुछ फ्यू लेबर जो होती है उनके पास स्किल्स तो होती नहीं है, कुछ लेबर को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल पाती है और कुछ को नहीं मिलती है। तो इसलिए अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। तो ये कौन बोलता है, रूरल अर्बन जो हमारा मॉडल दिया है किसने दिया है, ये हैरिस टोडारो ने दिया है, उसमें बता रहा है। तो अगला क्या है हमारे पास भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई। तो ये आपको पता है ये हमारा आर्थर लेविस ने दिया हुआ है, आर्थर लेविस ने दिया है। तो इसमें क्या बता रहा है कि देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने 2 सेक्टर माना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि आप किसी एक लेबर को आप एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्म से हटा देते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। तो इसके कारण ड्यू टू दिस फैक्टर द टोटल प्रोडक्शन जो है कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं होता एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसके कारण क्या है कि हमारे पास ये लेबर हमें एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आप इसी लेबर को हम ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाएं, हम जो है इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाएं तो उससे क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। तो ये सारा
ये मॉडल बताता है। तो आगे क्या है, प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव काउजेशन, ये पता है आपको, गुनर मेंडल ने दिया है। तो इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से जो है डेवलपिंग कंट्री जो है वो पीछे रह रही है और डेवलप कंट्री बढ़ रही है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जो भी कैपिटल होता है, अच्छा रिसोर्स होता है, जैसे ये मैं मान लेता हूँ कि हाई डेवलप रीजन है और ये लो डेवलप रीजन है, तो क्या होगा, ये हाई है तो क्या होगा कि कैपिटल और जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो स्किल लेवल है वो सारी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगी। तो क्या होगा कि जो डेवलप एरिया है वो ऑलरेडी डेवलप है और डेवलप होगा, और जो अंडर डेवलप है ये कम ही रहेगा। तो इसको इन्होंने गुनर मेंडल ने बताया था अपनी थ्योरी के थ्रू। आगे ये है हमारा डिक्लाइंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ प्राइमरी कमोडिटी। तो ये हमारा लैटिन अमेरिका से थे ये इकोनॉमिस्ट, ये रॉल। तो प्रेविस इन्होंने दिया था कि किस तरह से डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में गैप बनता जा रहा है। और इसमें और क्या रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इंपोर्ट करती है, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइमरी गुड्स का काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट होता जा रहा है, क्योंकि डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है इनएलास्टिक होती है। इन केस प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है तो डिमांड उस हिसाब से बढ़ नहीं पाता है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड ख़राब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रियल एंड नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली। आपको पता है रियल को हम बेस पे ही लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं, ओके, और करंट को करंट प्राइस पे लेते हैं। तो यही है। देखो रियल होता क्या है, जैसे मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, तो मैं 2000 क्या करूँगा, 2011-12 का मैं प्राइस ले लूँगा, तो उससे क्या होगा कि प्राइस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। और कांस्टेंट पे कर रहा हूँ तो ऐसा करूँगा, पर अगर मैं नॉमिनल पे कर रहा हूँ तो मैं 2003 का ही आउटपुट लूँगा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैं प्राइस बेस ईयर का ले रहा हूँ और आउटपुट में करंट ईयर का ले रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह 2023 में क्या कर रहा हूँ, मैं करंट ईयर का प्राइस आउटपुट ले रहा हूँ और प्राइस भी मैं करंट ईयर का ले रहा हूँ। तो ऐसा नॉमिनल में हो सकता है कि बिना आउटपुट इंक्रीज़ किए और प्राइस में इंक्रीज़ हो जाता है, तो भी ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो जाता है। पर रियल जीडीपी तभी इंक्रीज़ होगा जब हमारा आउटपुट में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा रियल जीडीपी ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आपको समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। देखो लेबर फोर्स विद एप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम अमंग ऑफ फॉलोइंग। देखो ये क्या है, तो लेबर फोर्स हम किसको कहते हैं, तो ये देखो इसका राइट आंसर है हमारे पास, इसका बी हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो देखो लेबर फोर्स क्या होता है, देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है, ये 15 to 16 जो भी है इनको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स में सारी नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, लेबर फोर्स क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं प्लस एम्प्लॉयड, इन्हीं को ही हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है, तो हमें लेबर फोर्स यहाँ पे लिख देंगे, ये लेबर फोर्स आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या होगा, अनएम्प्लॉयड कितने हैं इसमें से, ठीक है। और इसी तरह हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखना है, तो हमारा 15 to 16 हम देखेंगे तो कितने लोग हैं, है ना। तो हमारा 15 to 60 एज में देखेंगे कितने हैं, और हमारा जो लेबर फोर्स है कितना है, तो उससे हमें पता लग जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन आप इसको बोल सकते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ मैंने अनएम्प्लॉयमेंट भी बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉयमेंट भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है। और लेबर फोर्स किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड को ही लेबर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिस्करेज वर्कर होते हैं ऐसे, जो कि डिस्करेज वर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, और कुछ टाइम के बाद वो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वो लेबर फोर्स में फिर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहा है, ढूंढ रहा है,
तो उसको ही हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कब हाईएस्ट था, तो ये सीधा ही बिल्कुल साफ बीन आंसर हमारा सामने आ रहा है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 2000 जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का जो फेज़ था, तो उसको हम जनरली मैं आपको यहाँ 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो इनिशियल क्या हो गया, ये 2004-5 से लेकर जो है 2008 तक मैं देख लूँ तो इसमें ऑलमोस्ट 8% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारी चल रही थी, ठीक है। और 2007-8 में ये हाईएस्ट हो गई थी, धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई, ये ग्रोथ रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और 2007-8 तक ये अपने हाईएस्ट पीक पे चला गया था, ठीक है। 2000 फिर क्या हुआ, यहाँ पे से हमारा ग्रोथ रेट ये गिर गया, ठीक है। 2008-9 में हमारा ग्रोथ रेट 8-9 में बड़ा कम हो गया। ओके, तो ये ग्रोथ रेट कम हो गया, तो उसके बाद फिर ये 2010 के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। तो देखो ये हमारे ये पहला फेज़ आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो रिकॉर्ड गई थी वो पहले फेज़ में हुई थी। तो ये 2007-8 हमारा फर्स्ट फेज़ में ही आता है। तो इस टाइम में हाईएस्ट ग्रोथ हमारी इकोनॉमी ने रिकॉर्ड किया था, वो कितना, ओवर 8% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट था। With reference to the view of classical on public debts, which of following are the correct? देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पहले ही आप समझ लो कि क्लासिकल क्या बोलते हैं। क्लासिकल क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए और मार्केट सिस्टम क्या है, अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेता है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, मार्केट सिस्टम अपने आप वर्क करेगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट डेट कहीं से उठाती है तो जाहिर सी बात है वो अनप्रोडक्टिव ही होगा। क्या होगा, अनप्रोडक्टिव होगा। और ये जो खर्चा गवर्नमेंट करेगी, इससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो अब आपने समझ लिया कि क्लासिकल्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में उनके क्या परसेप्शन थे, व्यू थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये आंसर करना है। तो देखो फ्यूचर फाइनेंसिंग गेट मोर ट्रबलसम ड्यू टू अ पब्लिक डेट, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो तो कहते थे कि फ्यूचर में पब्लिक डेट बढ़ेगा तो इशू होगा, ठीक है। पब्लिक डेट लीड टू रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट्स। देखो प्राइवेट गवर्नमेंट अगर मार्केट से उधार उठाएगी तो क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग पब्लिक डेट लीड टू करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, नहीं, ये नहीं होगा। देखो इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है और गवर्नमेंट डेट उठाती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बनेंगे, तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर अ फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन, देखो ये भी सीधा ही करेक्ट है, क्योंकि जो डेट फाइनेंसिंग है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा फंड जो है हमारा वहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है। और ई क्या है, पब्लिक डेट लीड्स टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, नहीं है, फुल इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है, तो क्या हो गया, पब्लिक डेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, पर ड्यू टू राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और अ डेट a less fund will be available to the private sector or it will lead to a problem of crowding out effect. Crowding out effect means rise in government expenditure leads to rise in the interest rate in the market and high interest rate decreases private expenditure. Okay, तो इससे इकोनॉमी जो है हमारी नेगेटिवली अफेक्ट होगी, तो इतना सा आपको माइंड में रखना है। तो देखो तो इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, ये डी आंसर बन रहा है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, जो मैंने यहाँ पे किया। ए सही है, बी भी सही है और क्या है, डी भी सही है, ठीक है। आपको आंसर देने से पहले बस यही समझना है कि क्लासिकल्स क्या बोलते हैं। क्लासिकल सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के रोल में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके, ये आपको माइंड में रखनी है।
आगे चलते हैं। तो देखो ये हमारा हेरोडोमर मॉडल है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये मोस्टली हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो देखो ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट जो हेरोडोमर मॉडल में बताया गया है, तो ये ग्रोथ रेट किसके इक्वल होगा, ये ग्रोथ रेट इक्वल होगा हमारा सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशो। एक आउटपुट को इंक्रीज़ करने में हमें कितना कैपिटल लग रहा है, ठीक है। तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है हमारा, यहाँ पे कितना दिया गया है 4% है, और ये सेविंग नहीं दे रखी है हमारे पास, और ग्रोथ कितना है हमारे पास 8% है। तो ये सेविंग कितना हो गया, 8 टाइम 4 आ गया, तो ये सेविंग हमारे पास कितना आ जाएगा 32%, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये हमारा बी आंसर होगा। ओके आगे चलते हैं, सॉरी ए आंसर है। आगे चलते हैं। इफ़ टाइम डिपॉजिट इज़ नॉट इंक्लूडेड देन द मनी मल्टीप्लायर्स हमारा कितना होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। मनी मल्टीप्लायर सीधी सी बात है, मैं ये इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, इज़ इक्वल टू आपका ये पूरी हमारी मनी है, और जो है इसको मैं h लिख देता हूँ, ये हाई पावर्ड मनी हो जाती है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, एक्चुअल में हमारी पूरी इकोनॉमी में जो करेंसी है या हमारा जो सेंट्रल बैंक का जो मनी इशू करता है वो किस किस फॉर्म में रहती है। तो हाई पावर्ड मनी किन दो फॉर्म में आ जाती है, तो करेंसी है जो जनता के पास नोट्स और कॉइन्स पड़े हैं वही होगा, या फिर जो एक रिजर्व पड़ा है किसके पास, कमर्शियल्स बैंक के पास, जो कि क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हाई पावर्ड मनी आ गया। एक्चुअल में हमारे पास मनी जो इकोनॉमी में है फिजिकल फॉर्म में वो इतनी ही है, कितनी है, C+R के इक्वल ही है। अब जो M आ जाता है, M जो एक्चुअल जो हमारी जो मनी सप्लाई जो बता रहा है पूरे इकोनॉमी में क्या हो गया, वो करेंसी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट्स तो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए R और D के बीच में जो गैप आ रहा है वो हम क्या बता सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम उस मनी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको M इज़ इक्वल टू, इसको मैं C+D, कुछ नहीं, M को CD से सब्स्टिट्यूट कर दिया और H को मैंने CR से कर दिया, ठीक है। अब करेंसी कितनी रखी जाती है, जो करेंसी क्या होती है, करेंसी लोगों के पास जो पैसा है नोट और कॉइन के फॉर्म में वो है। तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि वो जितना डिमांड डिपॉजिट होता है उसका कुछ रेशो रखा जाता है। क्या रखा जाता है, कुछ रेशो रखा जाता है। तो इसको मैं CD लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह डिमांड डिपॉजिट है, इसको मैं DD लिख दूँगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे करेंसी C किया और D जो मैंने ऊपर किया था, और R क्या है, रिजर्व रेशो क्या है, डिमांड डिपॉजिट का कुछ पार्ट रखा जाता है रिजर्व रेशो, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा तो इसको आप RD कर दोगे, वो डिमांड डिपॉजिट के कुछ पार्ट होता है वो, ठीक है, ठीक है। अब इनको आप कैसे लिख सकते हो कि आप जो करेंसी डिपॉजिट रेशो जो है, करेंसी डिपॉजिट रेशो, इसको आप CR में लिख सकते हो, ठीक है। और D से D कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। और CD है करेंसी डिपॉजिट रेशो जो है, ये इसको CR लिख दिया, और RD है रिजर्व रेशो, इसको RR लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ गया। देखो होता क्या है कि जैसे आप जो है आप नोट और करेंसी रखे हुए हैं, तो आप कितनी रखोगे, आपका एक रेशो रहता है कि आपका बैंक में कितना पैसा है, आपको खर्चा कितना करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ डिमांड डिपॉजिट का एक परसेंटेज आप अपने घर में रख लेते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। और जो रिजर्व रेशो है वो भी डिमांड डिपॉजिट है, उसका कुछ पार्ट रखा जाता है जो हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो मैंने उसी चीज़ को ये रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो यहाँ देखो कहाँ मैच हो रहा है, ये D में मैच हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर D आ गया। देखो इसमें कोई रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये D आंसर है इसका। ओके ये आ गया। देखो डिवेल्युएशन ऑलवेज करेक्ट द क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। डिवेल्युएशन हमेशा जो है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है तो हमारा उसको सॉल्व करता है। एंड एक्सपेक्टेड डिवेल्युएशन लीड टू स्पेकुलेटिव कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। देखो इसमें बताना है कि 2 स्टेटमेंट दिए है कि पहली में दिया है कि
आप डिवेल्युएशन करोगे, अपनी करेंसी का वैल्यू डिक्रीज़ कर दोगे थ्रू अ सेंट्रल बैंक, तो क्या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा बता रहा है कि डिवेल्युएशन से आपकी एक्सपेक्टेड डिवेल्युएशन से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को फ्लो इंक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखो होता क्या है कि आपने मार्शल लर्नर का जो कंडीशन पढ़ा होगा, मार्शल लर्नर क्या बताते हैं, मार्शल लर्नर कंडीशन में कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट, ये दोनों का जो सम आएगा, जो टोटल आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका डिवेल्युएशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। जैसे इंडिया में क्या है कि ये 48 में शायद डिवेल्युएशन किया गया था, 1966 में किया गया था और 1991 में किया गया था। ओके, इन 3 फेसेस में किया गया था। तो डिवेल्युएशन को सक्सेसफुल होने के लिए क्या कंडीशन है कि सम ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इन केस ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है, तो उस सिचुएशन में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन और डिटेरियोरेट और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर EX प्लस EM इज़ लेस देन 1 तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड अनडिज़ायरेबल आउटकम होता है इसका। ओके, एंड लास्ट थर्ड कंडीशन है हमारा, इन केस वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल टू 1, इट सजेस्ट दैट डिवेल्युएशन विल नॉट अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, इस केस में डिवेल्युएशन की पॉलिसी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी। पॉलिसी ऑफ डिवेल्युएशन विल नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल if sum of elasticity of export and elasticity of import is equal to 1, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या बता रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बताता है, देखो होता क्या कि जब आपकी करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि $1 हमारा किसके इक्वल 40 मान लेता हूँ मैं। अगर ये $1 आपका 50 हो जाए तो क्या हो गया, हमारी करेंसी का डिवेल्युएशन कर दिया हमने, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने किया है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको पता है कि ये डिवेल्युएशन होगा, तो वो क्या करेंगे, पहले करेंसी उठा के डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये $1 का 40 रुपीज़ मिल रहा था, जब डिवेल्युएशन हो जाएगा तो तब ये वापस आएंगे तो क्या होगा, $1 का 50 मिलेगा। तो क्या हो गया, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को इनक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, जिनको ये पता होता है कि इस तरह की सिचुएशन आने वाली है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना इकोनॉमिक बिहेवियर चेंज कर देते हैं और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या आ गया, स्टेटमेंट बी हमारी फुली करेक्ट बता रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या आंसर आएगा इसमें, डी हमारा आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया, स्ट्रेटजी ऑफ चूजिंग अ पॉलिसी दैट हैज़ बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज़ नोन एज, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये मैक्सी इसका आंसर होता है। क्या होता है, देखो मैक्सी में क्या होता है कि आप अनसर्टन होते हैं और आप क्या करते हैं कि आप जो आउटकम है उसको बेस्ट पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैक्सी हमारा स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे ए फर्म है और वो एक स्ट्रेटजी ले रही है, जैसे मैं एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी ले लेता हूँ, तो इसमें क्या हो गया कि इसका दोनों पे ऑफ, सामने वाली कुछ भी ले ले तो एडवर्टीजमेंट में ही इसको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सर्टन होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमाइज होगा, हो सकता है कि मैक्सिमाइज करने के लिए कोऑपरेट करना पड़े, पर अगर सामने वाली फर्म क्या कर रही है, सामने वाली फर्म compete कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट ही मैक्सिमम होगा इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स टू द एनी स्ट्रेटजी ऑफ राइवल फर्म, दिस इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन
इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ राइवल फॉर्म। राइवल फॉर्म कोई भी स्ट्रेटजी ले ले उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों कोऑपरेट कर ले तो, पर ये बेस्ट रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, दूसरी फॉर्म के स्ट्रेटजीज के लिए कुछ भी। और मैक्स में क्या होता है, आप मैक्सिमम आपकी अनसर्टन है और आप उसको मैक्सिमम आप आउटपुट या आप पे ऑफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 3 क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये मिनी मैक्स, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि लॉस को मिनिमाइज करने, मैक्सिमम लॉस देख रहा है कि मैक्सिमम लॉस हम स्ट्रेटजीज में ABC देख रहा है, इसमें सबसे मैक्सिमम लॉस किस में है। फिर जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है इन सब में, उनमें से वो स्ट्रेटजी सिलेक्ट करेगा जिसमें मिनिमम लॉस, इन सब में सबसे कम लॉस है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम, मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम लॉस, क्या बोलते हैं इसे, मिनी मैक्स मतलब मिनिमाइजिंग मैक्सिमम लॉस। और उसी तरह डी में बिल्कुल उल्टा हो गया, मैक्सिमाइजिंग अ मिनिमम प्रॉफिट। ABC में देखे जाएंगे तो सबसे मिनिमम प्रॉफिट क्या आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है, और ये सारे मिनिमम इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, तो उसको लेंगे, ठीक है। ये गेम थ्योरी के पार्ट है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, आप इसको एग्जांपल के थ्रू नहीं समझेंगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर भी है यहाँ पे। आगे चलते हैं कि देखो ये बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो सबको पता है, आपका ये 12th ग्रेड का क्वेश्चन, ठीक है। रिवर्स रिपो रेट से सीधी से समझो यार। रिपो रेट क्या होता है कि मतलब रीपरचेज रेट होता है, ये आपकी सिक्योरिटी को डिस्काउंट करके लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक है वो कहाँ से बोरो करेगा, वो हमारा सेंट्रल बैंक से बोरो करेगा, जिस रेट पे करेगा उसको रिपो रेट बोलते हैं। और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसा लेगा कॉमर्शियल बैंक के, उसको रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रिपो रेट से कम होता है, ठीक है। और जो है बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो होता है जो लॉन्ग टर्म लोन लेता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक लोन लेता है, किससे लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। और कैश रिजर्व रेशियो तो आपको पता ही है कि वो होता है जो डिपॉजिट्स होता है कुछ, उसका कुछ पार्ट, जैसे मैं 10% कैश रिजर्व रेशियो रखता हूँ, तो अगर कोई बैंक अगर 100 रुपीज़ का डिपॉजिट रिसीव करता है तो उसको 10% वो लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा और 90 रुपीज़ का फर्दर लोन वो दे सकता है आगे, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन में ये हेल्प करता है। तो कितना क्रेडिट होगा, कितनी मनी सप्लाई होगी, तो ये कैश रिजर्व रेशियो पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, बिल्कुल। ए का क्या आ गया, ए का आ गया 3, ए का ये आ गया, देखो RBI बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक से कर रहा है, और बी का कितना आ गया, ये 2 आ गया, यही है। RBI प्रोवाइड अ लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है। और रिपो रेट क्या आ गया, ये हमारा सी का 1 आ गया। RBI प्रोवाइड अ लोन कमर्शियल बैंक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ये आ गया, ठीक है। और ये कैश रिजर्व रेशो तो आपको पता ही लग गया, मैंने अभी बिल्कुल पूरी तरह एक्सप्लेन किया। कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट्स मिनिमम रेशो ऑफ देयर टोटल लाइबिलिटी इन RBI, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, मतलब सीधी सी बात है, जब लिक्विड फॉर्म में रखेगा ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे के उठा के RBI के पास वो थैलों में भर के रखेगा, वो पैसा उसी के पास रहता है, पर RBI उसको चेक करता रहता है, ठीक है। तो ये इसको लिक्विड फॉर्म में रखना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जैसे बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स होते हैं फिर से क्लेम करने पैसा आ जाते हैं, तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। इन केस पैसा नहीं है तो बैंक रन जैसी सिचुएशन आ सकती है। बैंक रन में क्या होता है कि बहुत सारे डिपॉजिटर बैंक के पास अपना पैसा रिक्लेम करने के लिए आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक डूब भी सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राइमरी गोल। देखो ये सस्टेनेबिलिटी तो आपको पता ही है क्या है, कि हमें अपनी ग्रोथ को इस तरह से मेंटेन करना है ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका लेवल भी बना रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे पास सफिशेंट रिसोर्सेज हो, ठीक है।
सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि मीटिंग द प्रेजेंट जनरेशन डिमांड और रिक्वायरमेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their demand in future। देखो, हमें रिसोर्सेज ऐसे यूज करने हैं ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज रह सके। अगर नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर में नहीं रह पाएंगे तो फ्यूचर की जनरेशन बुरी तरह से नेगेटिवली अफेक्ट होगी। ठीक है, तो प्राइमरी गोल्स क्या है सस्टेनेबिलिटी के, तो एंड द हमारा ग्लोबल मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम चला हुआ है हमारा, ये है 2015-2013 तक जो है। ओके, ये हमारा क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसमें क्या सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव होगी, तो इसमें हमें एंड पॉवर्टी एंड हंगर बिल्कुल हमें ख़त्म करना होगा, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। ठीक है, पॉवर्टी हंगर है तो हम सस्टेनेबिलिटी को पूरी तरह मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देखो, बेटर स्टैंडर्ड एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना है, एक जेंडर इक्वलिटी लानी है, हमें सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ करना है। ठीक है, अचीव बोथ इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। ठीक है, मतलब हमें प्रेजेंट और फ्यूचर जो जनरेशन है उनके बीच में हमें तालमेल को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो ये सारे ही आंसर सही हैं इसके, तो ये डी आंसर आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आ गया। तो देखो ये हमें मैच करना है। तो पब्लिक गुड क्या होती है, नॉन लाइबल नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। पब्लिक गुड ऐसी गुड होती है, प्योर पब्लिक गुड, कि जिसमें क्या हो गया है कि दो कंडीशन होती है, एक नॉन एक्सक्लूजन, और दूसरा होता है नॉन राइवल। अब ये क्या बताते हैं, देखो नॉन एक्सक्लूजन का मीनिंग है कि जो कोई भी इसके लिए पे नहीं कर रहा है उसको उसके इंजॉयमेंट से या उसके कंजम्पशन से आप नहीं हटा सकते। और नॉन राइवल का मतलब है कि एक आदमी कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। जैसे मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, हमारी आर्मी लग रही है ना, जैसे कंट्री के अंदर कोई बोले मुझे आर्मी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता ना कि हम किसी बीच में कोई जैसे दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कि वो कह ले मुझे आर्मी का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो उसको हम एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। उसको मिले, चाहे पेमेंट करें या ना करें, उसे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इससे नॉन राइवल होता है कि एक किसी चीज़ का यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए, जैसे मैं एक ब्रिज की बात कर रहा हूँ, फ्लाई ओवर की बात कर रहा हूँ, है ना, एक फ्लाई ओवर को हज़ारों लोग इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने यूज किया दूसरा नहीं यूज कर सकता। तो ये दो तरह की जो कंडीशन अगर मीट हो जाती है किसी भी चीज़ में तो वो पब्लिक गुड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सीधा ही 3 में जा रहा है, ए का यहाँ पे आ रहा है कि नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाता है। ठीक है, और जो है हमारा प्योर प्राइवेट गुड बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, तो ये एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल होगी, तो इसका ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडेबल होगी। और कंजेस्टिबल रिसोर्सेज क्या होंगे, सॉरी ये 3 का, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज क्या होंगे, ये सी का। इनमें ओपन एक्सेस में क्या होता है कि ओपन एक्सेस, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन भी आप इसको कह सकते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। इसका मतलब होता है कि आप किसी को उसके कंजम्पशन से नहीं हटा सकते। जैसे मैं ग्रास लैंड की बात कर रहा हूँ, एक ग्रास लैंड है या फिशिंग है, तो ग्रास लैंड में क्या हो गया कि बहुत सारे कोई भी जो ग्रेजिंग करवाने ले जाते हैं अपने कैटल्स को, वहाँ ले जाके करवा सकते हैं, क्योंकि कोई इसमें हम एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, किसी को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जो है पब्लिक लैंड्स होती हैं। ठीक है, पर इसमें क्या हो गया, जितने ज़्यादा यहाँ पे कैटल जाएंगे, जितने ज़्यादा कैटल जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, वहाँ पे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि राइवल हो रही है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है पर राइवल है। ठीक है, कंजम्पशन एक करेगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा, और नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई इसके पेमेंट नहीं करेगा फिर भी उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, और अब ये हमारे पास आ गया, और कंजेस्टिबल रिसोर्सेज, ये डी हमारा है, डी कंजेस्टिबल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या आ गया, ये नॉन राइवल है, कि इसको नॉन राइवल है कि मतलब इसको बहुत सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं पर इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स आप देख लो यार, हॉटस्टार आ रहा है, केबल आ गया है, एक ही केबल को हज़ारों लोग, इंटरनेट आप यूट्यूब भी देख सकते हो,
एक ही वीडियो को हज़ारों लोग इकट्ठा देख सकते हैं, करोड़ों देख सकते हैं, पर जो पेमेंट करेगा वही इसको एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, तो ये नॉन राइवल है पर इसको एक्सक्लूडेबल है ये। ठीक है, जो इसका पेमेंट नहीं करेगा उसको इस पर कंजम्पशन से इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि देखो ये सेक्स रेशो की बात हो रही है कि पर 1000 की मेल में कितनी फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ क्या गुजरात तो आपको पता है कि ये 3rd नंबर पे आ रहा था, तो इसका 909 था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। और ये हरियाणा की बात आ रही है, देखो मध्य प्रदेश का 931 है, उड़ीसा का, ये तमिलनाडु का, देखो तमिलनाडु का बड़ी अच्छी पोजीशन है, शायद 2nd नंबर पे है ये केरला के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हरियाणा का क्या आ रहा है, ये हरियाणा का था 879। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है और ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ए सी सॉरी बी सी डी ये बिल्कुल करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट आएंगे। ठीक है, अब देखो मुंडल फ्रेमिंग मॉडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुंडल फ्रेमिंग की। मुंडल फ्रेमिंग अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विच इज़ मोर इफेक्टिव। देखो होता क्या है कि मुंडल फ्रेमिंग में आपको पता है कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, फिक्स एक्सचेंज, तो फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है। अगर फ्लेक्सिबल करेंगे तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो इसमें फ्लोटिंग है तो मॉनेटरी पॉलिसी ही होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, फिक्स में फिक्सल पॉलिसी काम करेगी और फ्लेक्सिबल में मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। ठीक है, ये मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको इसको बता सकता हूँ, ये आगे, और ये मैं इसको LM कर देता हूँ, और ये IS है, और ये हमारा एक्सचेंज रेट है। ठीक है, और ये हमारा GDP है। और जैसे ही आप देखो, आपको पता है कि अब मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे तो LM का राइट वाइट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये Y2 हो जाएगा और एक्सचेंज रेट ये यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या आपको पता लग रहा है कि जैसे आपने जो है LM फिजिकल पॉलिसी आगे किया तो इसमें क्या हो गया, एक्सचेंज रेट कम हो गया और हमारा GDP इंक्रीज हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल। ठीक है, अगर हमारा यहीं पे हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट हम फॉलो कर रहे होते तो उसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसको LM कर्व को राइट भी करते हैं, ठीक है, इसको LM कर्व को हम राइट भी करते हैं तो हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, फिर से एडजस्टमेंट होगी और यहाँ पे आ जाएगा तो ये फिर वापस चला जाएगा यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ इफेक्टिव है, जहाँ फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे आ गया देखो, 2 फैक्टर्स से ए एंड बी है, बस सेम प्राइस, दोनों में सेम प्राइस है, तो एट लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अचीव्ड एट आइसोक्वेंट स्लोप इज इक्वल टू। देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटअप होगा। ये मैंने आपको पहले डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। लेबर कैपिटल देखो, ये आइसोक्वेंट आ गया है ना, यहाँ पे आइसोक्वेंट 1 मैंने जो भी है 100 आउटपुट कर दिया। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटअप होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेज रेट अपॉन कैपिटल रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आइसोकोस्ट लाइन है, ये क्या बताता है हमारा, किसका, ये स्लोप बता रहा है ये। ओके, और जो आइसोक्वेंट है ये किसके थ्रू बताया जा रहा है, ये इसके थ्रू बताया जा रहा है। जब दोनों में टेंजेंसी आएगी तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव करने के लिए देखो यहाँ क्या बता रहा है, दोनों का सेम है,
ये W/R, मतलब W भी सेम है, R भी सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, मैं 5 भी कर सकता हूँ, इनको 10 भी कर सकता हूँ, इनको 6 भी कर सकता हूँ, कुछ भी आ जाएगा तो इसमें 1 आएगा। इनका मतलब कि हमारा जो आइसो कोस्ट लाइन जो है, इसका जो स्लोप बन रहा है 1 बन रहा है। और इसकी टेंजेंसी कब होगी, जब इसकी जो आइसोक्वेंट की जो स्लोप होगी वो भी 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब जब दोनों की स्लोप 1 हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा सी स्लोप, तो जो आपको पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये नेगेटिव में ही होगी, तो ये हमारा सी आंसर आएगा। ये स्लोप हमेशा नेगेटिव में लेनी है, पॉजिटिव में नहीं लेनी है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोपिंग होती तो पॉजिटिव स्लोप होती। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको स्लोप जैसे आइसोक्वेंट की +1 दे रखा है, -1 दे रखा है, तो +1 का मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव जा रही है और -1 का मतलब कोई नेगेटिव जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और स्लोप से ही हमें पता लग जाता है कि हमारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आगे चलते हैं, वन ऑफ द वेरियस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब जनरल प्राइस में जो एक क्रॉनिक राइज होता है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उन प्राइस को रोकने के लिए क्या है कि सेंट्रल बैंक काम करेंगे, तो वो कोशिश करेगा कि मनी सप्लाई को कम कर दें, मनी सप्लाई को कम कर दें। और 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो पूरी इंटायर इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जितनी भी आपके पास सिक्योरिटी, आप लोन ले रहे हैं, ओके, लोन ले रहे हैं, आपको एक सिक्योरिटी देनी होती है, ठीक है। उस सिक्योरिटी की जितनी वैल्यू, उसका कुछ परसेंटेज, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं तो जैसे 100 रुपीज़ का गोल्ड है, तो अगर 60% आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, जो भी है 60% पे ही आपको लोन मिलेगा। 100 रुपये का है तो 60 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। तो ओके, अगर इसी की रिक्वायरमेंट, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर दें, ओके, चेंज कर दें, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है कम लोन दे पाएंगे, लोगों का कम लोन होगा, ओके, कम लो लोन हो जाएगा, लोन की एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। यही फंडा है इसका, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो आपकी, आपको लोन लेना है तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी, जो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी तो लोन कम मिलेगा, कम लोन मिलेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ही थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये आरबीआई इस तरह के स्टेप फॉलो करता है, किसको, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास आ गया, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ये देखो, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ये हुई थी हमारा 1984 में हुई थी। इसमें क्या, पेस्टिसाइड का प्लांट ये भोपाल में लगाया गया था, तो वहाँ पे वो गैस लीक हुई थी, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए, काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। तो और ये क्या है, चेरनोव एक्सप्लोजन जो हुआ था, चेरनोवी एक्सप्लोजन जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1986 में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। और लंदन स्मोक क्या हो गया, ये पोल्यूटेंट और जो है फॉग जो है उनके मिक्सचर से स्मोक बन गया था। तो ये इंसिडेंट ये 1952 में हुआ था, है ना। और ये एक्सॉन वर्ल्डेज जो है, ये क्या हुआ था, ये 1989 में अलास्का में, यूएस में हुआ था, ठीक है। ये ऑयल स्पिलेज था, ऑयल स्पिल हो गया था पानी में, ठीक है। और जो है ये 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, ये भी यूएस में हुआ था। ये कब हुआ था, ये 1979 में हुआ था। तो इसमें क्या हो गया, रेडियो एक्टिव रिलीज हो गया था न्यूक्लियर प्लांट से। तो इसमें कैजुअल्टी नहीं हुई थी, पर फिर भी ये डिजास्टर था, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रिलीज हो गया था यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। तो इनको आप देखो तो सबसे पहले क्या हो गया था, ये हमारा जो है लंदन स्मोक सी वाला पार्ट है, तो ये हुआ था। तो सीधी सी बात है, यहाँ एक ही है वो था। फिर ई हुआ था, ई क्या है हमारे पास, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। फिर ए हुआ था जो हमारा भोपाल वाला, फिर ये यूक्रेन वाला हुआ था, ओके। ये चेरनोबी एक्सप्लोजन,
एंड देन फिर हमारे ये सारे हुए थे, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आपको एक भी क्वेश्चन पता है तो आपको लंदन स्मोक का पता तो आप इजीली आप इसको कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट ये बिल्कुल ही सिंपल है, आपको पता कि बजट डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो वो आपको बजट डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ये इसको सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा, ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। आप फिजिकल डेफिसिट जो आपका आ रहा है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या होता है, जो आपने पास्ट ईयर में जो आपने डेट ले रखा है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल में जो फिजिकल डेफिसिट है उसका हमें पता नहीं चल पाता है कि अभी करंट में गवर्नमेंट कितनी चीज़ें ऊपर नीचे कर रही हैं। तो इससे इसको हैंडल करने के लिए हमें ट्रू पिक्चर आगे लाने, रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो ये फिजिकल डेफिसिट जो है हमें प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट को एडजस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से, ठीक है। और ये रेवेन्यू डेफिसिट, जब रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को करेंगे तो आप इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक इफ़ेक्टिव डेफिसिट का भी कॉन्सेप्ट आया, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था तो ये नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें, देखो इसमें क्या डिक्रीज इन टैक्स ऑफ 20 करोड़ विल इंक्रीज द जीडीपी बाय किस, देखो ये नहीं है, कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, पर फिर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जनरली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1/MPC, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.25, इसको 1.0.25 और ये 4 आ गया, ठीक है। इसको 4 आ गया तो ये मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 आ गया। अब देखो टैक्स मल्टीप्लायर दूसरी चीज़ है, टैक्स मल्टीप्लायर दूसरी चीज़ है। तो टैक्स मल्टीप्लायर जो है वो क्या होता है, MPC/1 - MPC। तो MPC क्या है 0.5 और ये क्या है 0.75, तो ये आ जाएगा 0.75/0.25, तो ये आ गया 3। अब ये देखो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है और टैक्स मल्टीप्लायर 3। हमेशा टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से एक वैल्यू कम होता है। तो आपको कोई बोल दे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है तो टैक्स कितना होगा, तो आप 3 बोल दो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 10 है तो ये कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है। आप ये देखो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले ही राउंड में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो टैक्स में आप देखो कि टैक्स मल्टीप्लायर में क्या होता है कि पहला राउंड मिसिंग होता है, ठीक है, पहला राउंड मिसिंग होता है। तो इसी वजह से एक वैल्यू इसका कम होता है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो किसी को आप टैक्स में 20 करोड़ का छूट दे देते हो तो टैक्स में हो गया तो उसका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, ठीक है ना, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। पर डिस्पोजेबल इनकम का वो उतना ही पार्ट स्पेंड करेगा जितना कि MPC है, ठीक है। और जबकि इन्वेस्टमेंट में आप 20 करोड़ करेंगे तो 20 करोड़ तो सीधा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर दूसरे राउंड में जो MPC है उसके बेसिस पर होगा, ठीक है। तो ये पहला राउंड क्या टैक्स में मिसिंग है, तो इसी वजह से ये होता है। तो 20 करोड़ का आप दोगे तो मल्टीप्लायर कितना है 3 है, तो इसमें क्या आ जाएगा ये 60 करोड़, कितना आ जाएगा, जीडीपी कितना इंक्रीज करेगा, 60 करोड़ कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये ख़त्म हो गया और सेकंड पार्ट के साथ मैं जल्दी आऊँगा, तो उसमें और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।